नमस्कार बच्चों, उत्तराखंड सरकार के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 1 में पूर्णांक परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अब से पहले अध्ययन करा था, पूर्व क्लास में आपने अध्ययन करा था प्राकृतिक संख्याएं। आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम प्रकृति में बता सकते हैं, जैसे 1 नाक, 2 हाथ, 3 गायें, 4 भैंस। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं हमारी चलती रहती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती हैं प्राकृतिक संख्याओं से पहले यदि हम 0 को लगा देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑन। तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आपने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्णांक, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक में सबके चिन्ह प्लस में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा होता है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4 और -5, -6 इस प्रकार से चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक 2 प्रकार का। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो हमने पढ़ना है, आज हम जो पढ़ा नई क्लास शुरू करेंगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। P/Q, P/Q के रूप में प्रदर्शित। आप कहेंगे कि P/Q के रूप में किस प्रकार से होती हैं? तो P/Q एक प्रकार से हमें लग रहा होगा कि भिन्न के रूप में, भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु यहाँ पे दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो P होती हैं, P यहाँ पे पूर्णांक होते हैं, P यहाँ पे पूर्णांक होता है। पूर्णांक अभी आपको हमने पढ़ाए थे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। Q यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, Q इज नॉट इजिकल टू 0, यानी कि Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सब हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार माइनस में हम लेंगे, अभी हमने यहाँ ऊपर जो है अंश में हमने धन में लिया, तो इस प्रकार अब हम ऋण में लेंगे तो -3/4, -5/6, -6/7। ये हमारी जो है धन पूर्णांक संख्या, धन परिमेय संख्या हो गई और ऋण परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद आता है कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, जिस प्रकार 2, 3, 4, 1 ये संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इसको बटे में या हम इसके नीचे कोई भी एक अंक हम लिख सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके से शर्त यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हम Q को लिखते हैं 5/0 तो ये इन्फिनिटिव होता है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 0 खुद 0 है। यदि हमने 0 यहाँ पे लिखा है तो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम इसको लिख सकते हैं 0/1, इसलिए ये भी हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म।
या हम इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है समवृत्त। समवृत्त एक शब्द है, समवृत्त वो आता है समवृत्त, या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं संवरक, हिंदी में बोलते हैं संवरक और अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर। इसको संवरक भी कहा जाता है, संवरक भी इसको कहते हैं हम लोग। अब हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है यदि हम पूर्ण संख्याओं को लेते हैं, उन पूर्ण संख्याओं में हम किसी भी गणितीय प्रक्रियाओं को करते हैं, जैसे प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुना और भाग यदि हम करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं ही आती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्याओं में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या वो पूर्ण संख्याएं आ रही है या नहीं। पहले हम योग में देखेंगे, हम देखते हैं योग में। जैसे हमने दो परिमेय संख्याएं लेते हैं हम लोग, 5/7 प्लस 3/7 हमने यहाँ पे लिया, तो हम इनको जोड़ रहे हैं तो हर इनके समान है, तो हर समान है तो 7 आ जाएगा। ऊपर के जो अंश होते हैं 5 + 3 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 8/7। यानी कि क्या है, 8/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या 8/7 आ गई। तो समवृत्त जो नियम होता है वो योग में परिमेय संख्याओं में लागू होता है। अब आता है व्याकलन, या हम जिसको बोलते हैं घटाव। अब हम घटाव में लेंगे, कोई भी हम दो परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हो, आप उनको ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया 7/5 माइनस 2/5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हर दोनों के समान है, तो हमने यहाँ हर 5 लिख दिया। अब अंश में 7 माइनस 2 जाता है, तो यह आ जाएगा 5/5, जो कि क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या होती है। यानी कि समवृत्त का जो नियम है वो परिमेय संख्याओं में घटाव में भी लागू होता है। अब इसके बाद आता है गुना, गुणन हम इसको बोलते हैं। अब हम इसको गुणन में लेंगे, कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, उनको गुना करके देखते हैं कि क्या आता है। -3/5 गुना -4/3। अब हमने ये दो संख्याएं ली हैं। आपने इससे पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा, जब गुना होता है तो अंश की गुना अंश में होती है और हर की गुना हर में होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 गुना -4/5 गुना 3 बराबर माइनस की गुना जब माइनस में होती है, आपने पूर्व क्लास में पढ़ा होगा, माइनस की गुना जब माइनस में होती है तो इसको धन आ जाता है, तो ये धन हो जाएगा। और 3 की गुना 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 डिवाइड बाई 5 या 15, 12/15, जो कि क्या है, ये भी एक प्रकार की हमको क्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्याएं प्राप्त। इसका मतलब परिमेय संख्याओं में समवृत्त का जो नियम है गुणन में भी लागू होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग में। अब हम पढ़ेंगे भाग। भाग में फिर हम बच्चों उसी प्रकार से करते हैं, हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, उनमें हम भाग की क्रिया करके देखेंगे, गणितीय क्रिया देखेंगे भाग की करके कि हमें क्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे 3/8 भाग 2/4। हमने यहाँ पे लिखा है 3/8 भाग 2/4। अब देखेंगे हम 3/8, आपने पूर्व क्लास में पढ़ा होगा, जब भाग का चिन्ह होता है तो हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं, और जो उसके बाद वाली संख्याएं होती हैं उनके मान बदल जाते हैं, अंश की जगह पे हर आ जाता है और हर की जगह पे अंश आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने गुना का चिन्ह लगा दिया, ये पलट जाएगा, तो यानी कि हर की जगह पे 2 और अंश की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 4/2 हो गया। अब फिर गुना वाली प्रक्रिया हो जाएगी, 3 की गुना 4 में, अंश की गुना, देखो बच्चों हम अंश की गुना अंश में कर रहे हैं, इसी प्रकार हर में भी हम हर की गुना हर में करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुना 2, तो बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 और 8 दूनी 16। तो हम क्या देखते हैं, भाग में भी समवृत्त का नियम परिमेय संख्याओं में लागू होता है। अब इसके बाद दूसरा हमारा नियम है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता। तो अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। इसको थोड़ा कर देना सर।
क्रम विनिमयता। इसका मतलब होता है, क्रम विनिमयता का मतलब ये हमारे पास है a प्लस बी। यदि हम एक दो संख्या ले रहे हैं a प्लस बी बराबर होगा b प्लस a। इसका कहने का मतलब यह है यदि किन्हीं दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद हम उनका क्रम बदल के यदि उनको जोड़ते हैं तो वो उनका मान एक ही आना चाहिए। जैसे कि हम आपके सामने यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा 3 प्लस 4, ये हम सिर्फ अभी आपके सामने पूर्ण संख्याओं का एक उदाहरण बता रहे हैं। हमने लिखा 3 प्लस 4। अब देखो बराबर हम देखते हैं, हमने यहाँ क्रम बदल दिया, पहले हमने 4 ले लिया, फिर हमने 3 ले लिया, तो 4 प्लस 3। हम इसको जोड़ेंगे 3 और 4 7 हो गया, हम इसको जोड़ते हैं 4 3 7 हो गया, तो बराबर आ रहा। इसी प्रकार अब हम परिमेय संख्याओं में देखेंगे कि क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए, हमने कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले ली, 2/10 प्लस 3/10। यहां पे a की जगह पे हमने 2/10 लिया है और b की जगह पे हमने 3/10 लिया है, बराबर। अब हम चेक करेंगे, हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, जो संख्या बाद में थी उसको हमने पहले लिखेंगे और पहले वाली को हम बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/10 नहीं 3/10 प्लस 2/10। अब हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, देख रहे हैं क्रम हमने इनका बदल दिया है। जो संख्या पहले थी वो हमने बाद में लिखी और बाद वाली हमने पहले लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे, हर समान है तो 10 आ गया, अंश हम यहाँ जोड़ते हैं, 2 और 3 5 हो गया, तो 5/10 आ गया, बराबर। यहाँ पर भी हर समान है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 आ रहा है, तो यानी कि 5/10। तो योग में क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है परिमेय संख्याओं में, तो दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहा है। इसके बाद अब दूसरा है अब इसी गुण को हम चेक करेंगे घटाने में और माइनस में, घटाना जिसको हम बोलते हैं। अब घटाओ में हम इसको चेक करेंगे, हम घटाओ में इसको चेक करते हैं। अभी हमने योग में करा था, तो योग में परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है आ रहा है। अब हम घटाओ में चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे, हमने लिखा यहाँ पे 10/12 माइनस 3/12। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्रम विनिमयता नियम के अनुसार से क्या होना चाहिए, पहली संख्या 3/12 माइनस 10/12, ये बराबर आना चाहिए। इसका मतलब कि ये बराबर आएगा तब ये क्रम विनिमयता नियम घटाओ में लागू हो रहा है। अब हम देखेंगे आपके सामने कि लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे लासपा हम 12 देख रहे हैं, दोनों जगह हर समान है तो 12 आ गया, अंश में यहाँ 10 माइनस 3 हो गया, तो 10 में से 3 गया, कितना आता है बच्चों, 7, तो ये आ गया 7/12। अब वही चीज़ हम यहाँ चेक करते हैं, 12 यहाँ पे इसका हर समान है तो हमने 12 ले लिया, अब यहाँ पे 3 माइनस 10 आ जाता है। अब आप देख रहे हैं 3 माइनस 10, यानी कि एक संख्या प्लस में है, एक संख्या ऋण में है, माइनस में है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जब धन और ऋण संख्या अलग अलग चिन्ह की संख्या होती हैं तो संख्याएं घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्याओं का आता है। तो यहाँ पे संख्याएं घट जाएंगी, 10 में से 3 गया, 7 आ गया, और यहाँ चिन्ह किस चीज़ का है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आ गया 7/12, ये हमारे पास यहाँ आ गया। तो आप देख रहे हैं दो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये प्लस है और ये माइनस आ रहा है, ऋण आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गुना में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं आ रहा, तो क्रम विनिमयता का नियम क्या हो रहा है, घटाव में लागू नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आता है गुणन में, हम गुणन में चेक करेंगे। अब हमारी जो तीसरा वो है, इसमें गणितीय क्रिया जो है उसमें गुणा में हम चेक करेंगे। तो गुणा में हम चेक करेंगे, इसका वही नियम होगा, हम लिखेंगे यदि a/b इंटू c/d इजिकल टू आना चाहिए क्रम विनिमयता नियम के अनुसार बाद वाली संख्या गुना पहले वाली संख्या, तो c/d इंटू a/b, इनका मान बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, हमने ले ली यहाँ पे 2/3 गुना 5/4। अब बराबर हम चेक कर रहे हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ बाद वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे, 5/4 गुना 2/3। अब आपने पढ़ा हुआ है, गुना कर रहे हैं, अंश की गुना अंश में होगी, 2 गुना 5/3 इंटू
4। यहाँ पर भी हम इसको करेंगे 5 गुना 2/4 इंटू 3, 2 पंजे 10, 10 आ गया, और 4 तिया 12। हम यहाँ देखेंगे 2 पंजे 10 और 4 तिया 12, तो हम देखते हैं बराबर आ रही हैं संख्याएं, बराबर आ रही हैं। तो गुणन में जो है क्रमयुक्तता का नियम, परमीय संख्याओं में गुणन में क्रमयुक्तता का नियम लागू होता है। अब हम इसमें आएंगे भाग में। अब हम भाग में चेक करेंगे कि क्या ये क्रमयुक्तता नियम लागू होता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, a/b भाग का चिन्ह, c/d बराबर होना चाहिए c/d डिवाइड बाई भाग a/b। यदि क्रमयुक्तता का नियम लागू होगा तो ये a/b डिवाइड बाई c/d, या हम कह सकते हैं a/b को भाग देंगे c/d से, तो ये बराबर होगा c/d भाग a/b से। और हम आपके सामने कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, 1/3 भाग 2/4। ये मैंने आपके सामने संख्या ली है, 1/3 भाग 2/4 बराबर होगा c 2/4 भाग 1/3। हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ 1/3 भाग हो गया, भाग 2/4, फिर चेक करेंगे हम 2/4 भाग 1/3। अब भाग को हम गुना के चिन्ह बदलेंगे, तो 1/3 गुना 2/4 बराबर 2/4 गुना 3/1। इसको हम अंश और हर बेटा बदल जाएंगे कि गुना का चीज़ हम जब लगाते हैं तो हो जाएगा 4/2। अब हम इसको गुना करेंगे, अब हम गुना करते हैं, 4 एकम 4। अब आप देख रहे हैं 4/6 आया और यहाँ 6/4 आया, तो दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, तो इसलिए क्रमयुक्तता का नियम भाग में भी लागू नहीं हो रहा है। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चर्यता। सहचर्यता हम न्यूज़ में यहाँ पे पढ़ेंगे, या हम इसको बोलते हैं सहचर्यता भी इसका नाम होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका ये वो है, इसको हम अंग्रेजी में एसोसिएटिव बोलते हैं, a + b + c, a + b + c। यदि हमने 3 संख्याएं ली हैं इजिकल टू a + b + c। इसमें हमने क्या है, पहले हम इन दो संख्याओं के जोड़ों को ले रहे हैं। कोई भी गणित प्रक्रिया करने से पहले हमने 2 संख्याएं ली हैं ब्रैकेट में, उसके बाद 3 संख्या को हमने बाद में लिया। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों संख्याओं को हम इस तरह से ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले हम इन 2 संख्याओं को हल करेंगे, उसके बाद फिर 3 संख्या करेंगे। अगली बार में पहली संख्या हम छोड़ देते हैं, बाकी 2 संख्याओं को करेंगे। अब हम धन में देखते हैं कि धन में ये प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं होती है। अब हमने लिखा, योग में हम चेक कर रहे हैं, हमने 3 संख्या ले ली, 1/2 + 3/4। हम वही संख्या लेंगे ज़्यादातर जिनका हर समान होगा। तो 1/4 + 3/4 + 2/4 इजिकल टू हमने चेक करना है 1/4 + 3/4 + 2/4। अब हमने इन 2 संख्याओं को पहले जोड़ करके फिर 3 संख्या को जोड़ना है। दूसरी तरफ हम इन दो संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे, इसको बाद में जोड़ेंगे, तो देखते हैं कि क्या परमीय संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं या नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो हम जोड़ेंगे 3 और 1 4/4 + 2/4 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ चलेंगे, 1/4 ये ऐसे रहेगा, प्लस पहले हमने इनको जोड़ दिया, 3 और 2 5/4 आ गया। अब हम देख रहे हैं, हम पे पहले 3 थी, अब ये 3 के बाद जो हल करते हुए 2 संख्याएं बच गई। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हर समान है, 4 आ गया, 4 + 2, और यहाँ पे इसी प्रकार से हर समान है, 4 हो गया, 1 + 5, तो ये हो गया 4 और 2 6/4 बराबर 5 और 1 6/4। यानी कि योग में सहचर्यता का नियम परमीय संख्याओं में लागू होता है। तो ये यहाँ पे लागू हो रहा है।
अब हम घटाव में इस संख्या का चेक करेंगे, घटाव में सहचारिता का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। घटाव में अब आप आएंगे तो हमने यहाँ वही लिखा, कोई भी संख्या लिख देंगे हम, 3/6 माइनस 2/6 माइनस 1/6 बराबर 3/6 माइनस 2/6 माइनस 1/6। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ हल करेंगे, उसके बाद वाली संख्या को हम हल करेंगे। सहचार्य जो सहचार्यता नियम है वो यही है कि हमने उनको पहले दो संख्याओं में हमने हल करना है ब्रैकेट में, फिर तीसरी संख्या बाहर रखेंगे, उसके बाद आगे पहली संख्या को हमने बाहर रखना है और दो संख्याओं को हमने कोष्टक में रख के हल करना है। तो हम चेक करेंगे, 3 में से 2 गया, 6 हर आ गया, 3 में से 2 गया तो 1/6 आ गया, माइनस यहाँ पर भी माइनस बचा 1/6 आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम 3/6, अब हमने यहाँ पे बच्चों इसको हमने माइनस ले लिया, इसको हम माइनस बाहर लेंगे तो ये ब्रैकेट में यहाँ माइनस हो जाएगा 2/6 और ये अंदर जो ब्रैकेट होता है वो हो जाएगा प्लस 1/6। अब हम चेक करेंगे, 1 में से 1 गया, 0/6 बराबर 3/6 माइनस -2, यहाँ पे -2 और +1 हो गया। तो क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, अभी हमने पढ़ा था जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आएगा और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 0/6, अब हम इसको लेंगे तो 3/6 माइनस -1/6। अब क्या होगा, 6 हमने इसका हर समान ले लिया तो 3 माइनस और ये -1 हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो गया 4/6। तो हम देख रहे हैं यहाँ 0/6 आया या 4/6 आया, तो क्या है, ये समान नहीं आ रहा है, तो सहचारिता नियम घटाव की उसमें लागू नहीं हो रहा है। अब हम गुणा में इसको चेक करेंगे, गुणा में क्या होता है, 1/5 गुना 2/4 गुना 1/3 बराबर हम चेक करेंगे 1/5 गुना 2/4 गुना 1/3। पहले हम इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे ब्रैकेट में जो हमने कोष्टक में रखा है, बाद वाले में हम लास्ट वाली जो संख्याएं दो जो अंतिम संख्या उनको हम एक साथ ब्रैकेट में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके सामने, आपने पढ़ा था गुना हो जाएगी अंश की गुना अंश में और हर की गुना हर में, और गुना 1/3 इसी प्रकार रहेगा। ये ब्रैकेट में है हमारा, तो ब्रैकेट में रहेगा 2 एकम 2 और 5 चौक 20 गुना 1/3 आ गया। तो अब फिर हम इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2 गुना 1 और यहाँ पे हो गया 20 गुना 3। तो हल करेंगे 2 एकम 2 और 20 या 60, ये हमारे पास आ गया। इस प्रकार हम यहाँ चेक करते हैं 1/5 गुना वही अंश की गुना अंश में और हर की गुना हर में होगी 4 गुना 3, तो ये आ गया 1/5 गुना 2 एकम 2 और 4 तिया 12। अब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 गुना वही अंश की गुना तो 2/12 आ गया। अब हमने करा है अंश की गुना अंश में, हर की गुना हर में होगी, तो 1 गुना 2/5 गुना 12, तो 2 एकम 2 और ये 12 पंजे 60, तो ये आ गया 12/60। तो ये क्या है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि गुना में सहचारिता नियम लागू होता है। अच्छा बच्चों, अब तक हमने इसका अध्ययन कर लिया है, इसके आगे का जो है हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।